योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको फिर से लिए चलते हैं, सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं। और इन कार्यक्रमों को हम लोगों ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवर देना, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। जो लोग बचे थे उसे हमने उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से कवर करने का कार्य किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2 करोड़ 34 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर वर्ष 6,000 रुपए की व्यवस्था देने की व्यवस्था करना, जो सफलतापूर्वक जा रहा है। और कोरोना संकट के दौरान भी उन सभी के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए प्रति माह देने की कार्रवाई सफलतापूर्वक वर्तमान में चल रही है। पहली बार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम मिला और ये देश के अंदर किसानों को प्राप्त हुआ। अनेक ऐसी योजनाएं युवाओं के लिए, चाहे वह प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंड अप और प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो, चाहे वह मेक इन इंडिया की योजना हो, ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिन्होंने युवाओं को एक नया रास्ता दिखाया। तो उत्तर प्रदेश इस बात के लिए भी गौरवान्वित होता है कि मां गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तो गंगा सागर तक की अपनी 2500 किलोमीटर की इस दूरी में सर्वाधिक 1025 किलोमीटर की दूरी उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल गंगा, निर्मल गंगा के सपने को साकार करने का कार्य भी हुआ। जब हम लोगों ने देखा कि जो ऐसा पॉइंट था कि जिसके बारे में लोगों को एक सपना था कि क्या कानपुर में गंगा स्वच्छ हो पाएगी, लेकिन आज जिस कानपुर में 2 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गिरता था, आज उस कानपुर में एक भी बूंद नहीं गिर रहा है सीवर गंगा जी में। गंगा की निर्मलता और स्वच्छता का प्रतीक कानपुर बना, प्रयागराज बना, काशी बना और उत्तर प्रदेश के सभी तीर्थ स्थल बने। नमामि गंगे की परियोजना युद्ध स्तर पर चल रही है। ये सारे कार्यक्रम पहले अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में सफलतापूर्वक करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने द्वितीय कार्यकाल की शुरुआत करते समय इस बात को स्पष्ट कहा था कि देश की आकांक्षाओं की पूर्ति का यह कार्यकाल होगा। और देश की आकांक्षाओं की पूर्ति का यह कार्यकाल आज हम देख सकते हैं कि 1 वर्ष के अंदर हर घर नल की योजना मूर्त रूप लेती हुई जा रही है। यानी हम सब मानते हैं अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो उसके लिए शुद्ध पेयजल उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति उसके लिए है तो व्यक्ति आधी से अधिक बीमारियों से मुक्त हो सकता है। और यह बड़ा कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हाथों में दूसरे कार्यकाल के दौरान लिया। जल जीवन मिशन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है, राज्यों को इसके लिए धनराशि आवंटित हो रही है, कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से इस कार्य को और तेज करना, देश के अंदर अन्य तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही आज के दिन पर जो सबसे बड़े कार्य अन्य जो प्रारंभ हुए हैं, ये नारी गरिमा के ही प्रतीक आप देख सकते हैं कि सदियों से एक कुप्रथा नारी गरिमा पे कलंक के प्रतीक के रूप में थी, वो 3 तलाक की कुप्रथा थी। 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए प्रतिबंधित करना, देश के अंदर राष्ट्रीय संप्रभुता की प्रतीक जो लगातार राष्ट्रीय संप्रभुता को चुनौती दे रही थी और आतंकवाद की प्रतीक बनी हुई थी कश्मीर की धारा 370, उसको समाप्त करने का निर्णय लेना। यानी आजादी के बाद जो एक ऐतिहासिक गलती किसी एक सरकार ने की थी उसका परिमार्जन करने के साथ ही देश की संप्रभुता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने की कार्रवाई करने और उसको आगे बढ़ाने के साथ ही अब यह भी व्यवस्था देना
कि 15 वर्षों से जो लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं उनको वहां की नागरिकता वे लोग प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐतिहासिक दिन भारत की अखंडता के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और ये कार्य इसके माध्यम से किया गया। नागरिकता संशोधन कानून पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदू समेत वहां के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जिनका शोषण हुआ है, जिनकी प्रताड़ना हुई है, इन सभी लोगों को वहां की भारत की नागरिकता मिल जाए, वर्षों से चली आ रही इस मांग को पूरा करने का कार्य हो रहा हो, या फिर 500 वर्षों से भारत की आस्था के प्रतीक श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने में एक सकारात्मक भूमिका के साथ आगे आने की कार्रवाई रही हो, ये सभी कार्यक्रम दूसरे कार्यकाल के दौरान सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का रहा है। तो आतंकवाद के प्रति, नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कैसे सरकार को कार्य करना है, देश में औद्योगिक वातावरण बने और नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हों, इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य विगत 1 वर्ष के दौरान जिस सफलतापूर्वक और जिस दृढ़ता के साथ, जिस सकारात्मक सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने कार्य करके दिखाया है, वह अद्भुत है, बेमिसाल है, देश और दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा है। और मैं इस सब के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। संकट में कैसे देश का नेतृत्व होना चाहिए, ये प्रतीक अगर हमें देखना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समयबद्ध ढंग से, दूरदर्शितापूर्ण तरीके से ले गए निर्णय का परिणाम है कि कोरोना संकट भारत जैसे 135 करोड़ की आबादी के देश में अगर आप संक्रमित लोगों की संख्या और मौत के आंकड़ों की तुलना दुनिया के तमाम विकसित देशों से करेंगे तो भारत अपने को एक सेफ जोन में पाता है। सावधानी आवश्यक है, लॉकडाउन उसके लिए आवश्यक था, और फिर जब लोगों की आदत का हिस्सा और लोग उसे अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं तो उसी क्रम में छूट भी एक एक करके अलग अलग स्टेजेस में देने की कार्रवाई जिस रूप में हुई, और इस दौरान लोगों के सामने परेशानी आई होंगी, इसके लिए पहले 1,70,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज देना, गरीब कल्याण पैकेज के रूप में इसकी घोषणा होना, और फिर 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के माध्यम से समाज के अलग अलग तबके के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, पटरी व्यवसायियों के लिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए और अन्य तमाम कार्यों के लिए, प्रवासी कामगार और श्रमिकों की आवासीय व्यवस्था, उनकी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं की स्ट्रेंथनिंग के लिए, ये सभी कार्य जिस व्यवस्था के तहत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन के लिए ये अलग अलग कार्यक्रम जिस रूप में हुए हैं, ये सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता, उनके समयबद्ध ढंग से ले गए सकारात्मक सोच का परिणाम है। 1 वर्ष के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम वर्ष की पूर्णता पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक सफलतम नेतृत्व और सकारात्मक सोच के माध्यम से भारत को जो यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश इस मामले में इसलिए भी गौरवान्वित है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से नेतृत्व देते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक विकास के कार्यों के साथ साथ उनका बहुत सकारात्मक सहयोग और मार्गदर्शन हमें सदैव प्राप्त होता है। उनका मार्गदर्शन हम सबका पाते हैं और उनके मार्गदर्शन के कारण ही हम लोग बड़ी से बड़ी चुनौतियों की बहुत सहजता, सरलता से सामना करने में हमें सफलता प्राप्त होती है। मैं आज की इस अवसर पर फिर से केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी के 6 वर्ष के सफलतम कार्यकाल और द्वितीय कार्यकाल के प्रथम वर्ष की सफलतापूर्वक जिस कार्यकाल को कल संपन्न किया है,
इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूं, पूरे कैबिनेट का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि उनका तेजस्वी और यशस्वी नेतृत्व भारत को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने में निश्चित ही एक निर्णायक भूमिका की ओर निर्णायक नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ाएगा। मैं इस अवसर पर आप सभी मित्रों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने कोरोना संकट के समय एक सकारात्मक भूमिका के साथ चुनौतियों से जूझते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए भी प्रदेश के 23 करोड़ लोगों के हित में एक एक सकारात्मक रिपोर्टिंग हम लोगों के सामने भी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप लगातार सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब देश में आत्मनिर्भर बनने समय आ गया है, क्योंकि जिस बात का आह्वान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और साथ ही उपलब्धियों को बताते हुए उन्होंने कहा कि कई ऐसे निर्णय लिए गए, फिर चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, 370 का हटाना हो, 3 तलाक का भी जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये वो निर्णय हैं जो सराहनीय हैं और जिसे देश ने भी पूरा समर्थन दिया है। मोदी 2.2 सरकार का कार्यकाल देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए है। केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करते रहेंगे और ये प्रधानमंत्री मोदी का ही नेतृत्व है जिसके जरिए हम अगर कोई मांग केंद्र से रखते हैं तो उस मांग को पूरा कर दिया जाता है। एक बड़ी खबर हम आपको इस बीच बताना चाहते हैं। मुंबई से कुछ तस्वीरें निकल कर आई हैं। मुंबई में 26 साल की गर्भवती महिला की ऑटो रिक्शा में मौत हो गई है। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। चौंकाने वाली बात यह है कि मुब्रा इलाके के 3 अस्पतालों ने महिला को भर्ती करने से ही मना कर दिया। पुलिस ने रिश्तेदारों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। दरअसल गर्भवती महिला जिसे एडमिट करने से ही मना कर दिया तीनों अस्पतालों ने। मुब्रा इलाका है मुंबई का जहां की ये घटना है और ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसलिए पूरी तरह से इन तस्वीरों को हम नहीं दिखा सकते। लेकिन ये महिला तड़पती रही दर्द में, ऑटो में बैठी थी, 3 अस्पतालों में जाती है लेकिन कोई इस महिला को एडमिट नहीं करता और ये दम है। और वो नवजात भी जो इस दुनिया में नहीं आया उसका भी कत्ल एक तरह से इस माँ की कोख में ही हो गया। अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, ये तस्वीरें विचलित करती हैं। ये तस्वीरें कई सवाल पूछती हैं कि एक महिला जो इतने दर्द में थी, 3 अस्पतालों में वो गई, उसे किसी में एडमिट नहीं किया गया। देखिए, इसको बहुत अच्छा शब्द आपने यूज किया है। ये मौत नहीं है, ये एक हत्या आप इसको कह सकते हैं और इसमें बिल्कुल भी अतिशोक्ति नहीं होगी। और मैं पूरे विश्वास से इसलिए कह रहा हूं, आसमा खान ये महिला का जो नाम था, 26 तारीख की बात है, प्रेग्नेंट महिला है मुंब्रा की, 2 हॉस्पिटल में जाती हैं और दोनों ही हॉस्पिटल उनको लेने से मना कर देते हैं। एक और मामला है जो तीसरा हॉस्पिटल है, यूनिवर्सल हॉस्पिटल, जिसमें एक और महिला महक खान, अगेन वो भी प्रेग्नेंट होती हैं और उनको भी जाने वहां पर जाती हैं, उनको एडमिट करने से मना कर दिया जाता है। बहाना बनाया जाता है कि कोविड-19 हॉस्पिटल है, जबकि साफ तौर पे अपनी तरफ से कहा गया है 2 तरह की सेक्शंस बांटे गए हैं हॉस्पिटल के अंदर, कोविड सेक्शन और नॉन कोविड सेक्शन। और जब आप देख रहे हैं कि एक महिला जिसकी हालत इतनी खराब है, आसमा को उसके जो रिश्तेदार हैं ऑटो में ले जाकर बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह पे भागते फिर रहे हैं और अंत में ये होता है कि वो एक जगह पर ऑटो के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है, या उनकी एक तरह से कह दिया जाए जो सिस्टम है हमारे यहाँ का, उसने उनकी हत्या कर दी है। जाहिर तौर पर यही मजबूरी रही कि अब प्रशासन को भी सामने आना पड़ा और एक दिन के बाद 24 घंटे के बाद जाकर इस पूरे मामले में शब्द नहीं बचते। ऐसी तस्वीरें जब हमारे समाज में आती हैं, अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि अभी राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कहती है कि उनके पास पूरे इंतजामात हैं, बेड खाली पड़े हैं अस्पतालों में, इतनी तैयारियां उन्होंने की हुई हैं, तो क्या वो तैयारियां सिर्फ कोविड-19 के पेशेंट के लिए हैं? जो आम लोग 2-4 होते हैं समस्याओं से, ये जो वीडियो निकल कर आया ना, इसमें कुछ लोग बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए। आपको लिए ना आप पहले कालचेगर में आए थे, कालचेगर में आके कभी आए थे? अभी 10-15 मिनट पहले। तो कहाँ लेके गए? बिलाल लेके गए और कहाँ लेके गए? गर्भवती महिला का जो वीडियो सामने आया है, बहुत ही दिल दहलाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण ये वीडियो है। यह महिला हर अस्पताल में दर दर की ठोकरें खाते हैं और अंत में किसी भी अस्पताल में उसको एडमिशन नहीं मिला। अंत में उसने सड़क पर ही
रिक्शा में अपना दम तोड़ दिया। ऐसे सैकड़ों लोग मुंबई जैसे शहर में अस्पताल में बेड नहीं मिलने के कारण तड़प तड़प करके मर रहे हैं। हमने सरकार से अनुरोध करने के बाद भी महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से इसमें कोताही बरता रही है। पूरी तरह से महाराष्ट्र में बदहाली है। बद से बदतर अस्पताल के हालात हो गए हैं। अंकुर, अभी आप जिक्र कर रहे थे, आप जरा सोचिए कि वो जो आशिमा के जो भाई उनके साथ होंगे, जो रिश्तेदार साथ हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि उनकी मौत हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो लोग अभी भी दर दर लेकर भटक रहे थे किसी अस्पताल में उन्हें एडमिट कर लिया जाए। उन्हें शुरू में लगा कि शायद बेहोश हो गई हैं दर्द की वजह से। मतलब ये एक बहुत बड़ा तमाचा है सिस्टम के मुंह पर। अगर आज भी देश में इस तरह से महिलाओं की मौत होती है, गर्भवती महिलाओं की मौत होती है, या किसी और व्यक्ति की किसी और वजह से मौत हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि अस्पताल में उन्हें एडमिट नहीं किया जा रहा, तो ये तमाचा है सिस्टम पर। बिल्कुल सही बात कह रही हैं, क्योंकि आप उस महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, उस स्टेट की बात कर रही हैं जो जीडीपी में सबसे आगे होने का दंभ भरता है। जब कभी कभार कोई बड़े सम्मेलन या सेमिनार होते हैं तो बराबर इस बात को रखा जाता है कि हम सबसे बड़ी जीडीपी वाले राज्य हैं, और वहां पर एक महिला की इस तरीके से मौत हो जाती है, उसको इलाज नहीं मिल पाता, प्रेग्नेंट महिला होती है, एक हॉस्पिटल नहीं लेता, दूसरा हॉस्पिटल नहीं लेता। आप समझिए कि आपकी प्रशासन की जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके ऊपर पकड़ कितनी ज्यादा कमजोर है, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लॉबी कितनी ज्यादा मजबूत है कि एक आम आदमी आसमा खान को इंसाफ नहीं मिल पाता। वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भटकती रहती है, और नतीजा ये होता है कि उसकी जो ऑटो है, चलते ऑटो में एक मौत हो जाना। मतलब शर्म झुक जाना चाहिए उन तमाम नेताओं का जो हमेशा 5 साल के बाद आकर वोट मांगने की हिम्मत भी करते हैं, और जब बात आती है इस तरह की क्राइसिस की तो वहां क्राइसिस के नाम पे किसी भी तरह का कोई मैनेजमेंट अपनी तरफ से नहीं होता है। आप सत्ता में हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है और जवाबदेही तो बिल्कुल बनती है इस मौत को लेकर। अंकुर, ये तस्वीरें कई सवाल पूछ रही हैं, और जैसा कि आपने जिक्र पहले भी किया, तो ये तस्वीर तो सामने आ गई। ऐसे कितने मामले हुए होंगे जिनका कोई जिक्र नहीं हो पाया, जिनकी कोई तस्वीरें सामने नहीं आ पाई हैं, लेकिन सवाल सिर्फ वही है उन सभी तस्वीरों के साथ कि इसका जिम्मेदार कौन है। इसे लापरवाही के साथ अगर कत्ल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है, आप देखते रहिए जी न्यूज, हम फौरन लौट रहे हैं। No signal, no worry. Present